तो क्लास कैसे आप लोग, स्वागत है आपका केल्विन में। और मैं हूं विनीत, आपके सामने हाजिर हूं लेकर वाटर रिसोर्स का वन शॉट। जी हाँ, वन शॉट, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं पानी से रिलेटेड सारे के सारी चीज़ें। तो क्लास भैया, क्या सिर्फ यही वन शॉट? नहीं भाई, आपके सारे के सारे वन शॉट अपलोड हो चुके हैं। जाइए, आई के बटन पे क्लिक कीजिए, आपको सारे के सारे वन शॉट मिल जाएंगे। सबके असेशन रीजन भी तैयार है, और तो और एमसीक्यू भी हो चुके हैं। तो भाई देर किस बात के, जाओ प्लेलिस्ट चेक करो, सारे के सारी वीडियोस मिल जाएगी। तुम्हें क्यों टेंशन ले रहे हो? तो क्लास इसी बात पे स्टार्ट करते हैं हम आज का चैप्टर वाटर रिसोर्स। भाई प्यारा प्यारा चैप्टर है। क्यों? पानी से रिलेटेड है। पानी जीवन का एक मूलभूत सिद्धांत, मूलभूत पदार्थ, जिसके बिना कुछ भी जीवन असंभव है। हमारे पास इतना सारा पानी है, फिर भी लोग गाना गाते हैं, इश्क समंदर तेरे दिल दे अंदर। बेटा, इश्क का समंदर नहीं, पानी के समंदर पे ध्यान दे लो, वरना आपके माता पिता जो आपको तोड़ेंगे तो समंदर काम नहीं आएगा। ठीक है, समझ रहे हो बात को? समझ लो। चलो अब चलते हैं, ध्यान से सुनो भाई। वाटर रिसोर्स यानी जो पानी है, हमारे लिए एक ऐसा रिसोर्स है जिसके बिना हमारा जीवन अस्थिर है। इसके बिना हमारा जो लाइफ है वो हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि बिना पानी के कैसा होगा। आप कहोगे सर हम तो सोच रखा है पानी नहीं होगा, कोई बात नहीं सर, हम कोक पी लेंगे। मैं कोक में भी तो पानी डलता है, समझदार। ठीक है, चलिए क्लास, इस चैप्टर में हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं इसको अलग अलग वेरियस पॉइंट्स में कि वाटर स्कार्सिटी क्या है। ठीक है, वाटर स्कार्सिटी के रीजंस क्या हैं। ठीक है, इसको दूर करने के उपाय क्या हैं। ठीक है, अलग अलग वेज के अंदर, जैसे राजस्थान के अंदर या मेघालय के अंदर किस तरीके से वाटर को कंजर्व किया जा रहा है, वाटर को सेव किया जा रहा है, और कहाँ कहाँ पे जो पॉलिसीज़ है ये लागू की गई है ताकि पानी को हम बचा सकें। पानी पानी चलिए, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, जीवन का आधार सबका पानी है। देखिए, तो चलिए क्लास देखते हैं। 96.5% ऑफ द टोटल वॉल्यूम वर्ल्ड्स वाटर इज एस्टिमेटेड टू एग्जिस्ट एज ओशन एंड ओनली 2.5% एग्जिस्ट एज फ्रेश वाटर। मीन्स हम मानते हैं कि पूरी जो धरती है उस पर 70 के अराउंड पानी है, 70% के अराउंड पानी है। ठीक है, अब ये जो पानी है, इतना पानी, क्या ये सारा का सारा यूजेबल है? नहीं बेटा, इसमें से बहुत कम परसेंटेज है जिसका हम डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्ट कंज्यूम कर सकते हैं। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि मैक्सिमम जो पानी है, जैसे इसके अंदर लिख रखा है 96.5% जो टोटल वॉल्यूम ऑफ वर्ल्ड्स वाटर है, ये ओशन के रूप में एग्जिस्ट करता है। और आप जानते हैं ओशंस का जो पानी है उसको हम कंज्यूम नहीं कर सकते, वी कांट कंज्यूम इट एंड वी कांट यूज़ इन एनी थिंग। हम किसी भी चीज़ में यूज़ नहीं कर सकते, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे डोमेस्टिक यूज़ हो, चाहे इंडस्ट्रियल यूज़ हो, उसके अंदर यूज़ नहीं किया जा सकता ओशन का वाटर, क्योंकि उसके अंदर मिनरल्स बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, जिसकी वजह से वो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो सर, तो बेटा हम यूज़ करते हैं कुछ ही परसेंट पानी, हम यूज़ करते हैं कुछ ही परसेंट पानी, यानी इसी वजह से हम कहते हैं कि इतना सारा पानी है, इतना पानी। ठीक है, वाटर बटर वाटर इज एवरीवेयर बट नॉट वाटर टू ड्रिंक। यस, दैट्स द रीज़न कि भाई जो हमारे पास मैक्सिमम जो परसेंटेज ऑफ वाटर है वो यूजेबल नहीं है, वो कंज्यूमेबल नहीं है बेटा। हमारे पास बस शॉर्ट अमाउंट ऑफ वाटर है जो कंज्यूमेबल है। ठीक है, जो 2.5% पानी है वही फ्रेश वाटर है। 70% ऑफ द फ्रेश वाटर अकर्स एज आइस शीट, और उसमें से भी जो 2.5% जो पानी है जो पीने लायक है, उसका भी 70% क्या है, फ्रेश वाटर जो है वो आइस शीट यानी जो ग्लेशियर्स है, अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड, इसके अंदर जमा हुआ है। बाकी का जो 30% बचता है, यानी 2.5% का जो 30% है, वो जाके हम यूज़ कर पाते हैं एज ए ग्राउंड वाटर। ठीक है, ग्राउंड वाटर हो गया या फिर रिवर्स हो गई। लेस देन 30% स्टोर एज ग्राउंड वाटर इन द वर्ल्ड्स एक्विफायर्स। फ्रेश वाटर इज मेनली ऑब्टेन फ्रॉम सरफेस रन ऑफ एंड ग्राउंड वाटर। या तो जो हमारे पास रिवर्स है, या तो जो सरफेस रन ऑफ है, यानी मीन्स रिवर, लेक्स, पॉन्ड, इनसे मिलता है या ज़मीन से मिलता है हमें फ्रेश वाटर, जो हम पानी कंज्यूम कर सकते हैं। तो समझ के देखो कितना कम परसेंट है जो हम यूज़ कर पा रहे हैं, कितना कम परसेंट पानी है जो हम यूज़ कर पा रहे हैं। दैट्स द रीज़न कि हम कहते हैं कि सेव वाटर, सेव अर्थ एंड सेव योर लाइफ। ज़िंदगी बचा लोगे अगर पानी बचा लोगे तो। दिस इज कंटिन्यूअली बीइंग रिन्यूड, ये रिन्यू होता रहता है और रिचार्ज हो जाता है थ्रू द हाइड्रोलॉजिक साइकिल। आप जानते हैं, ठीक है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है, जो वाटर है एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, वो बार बार रिन्यू होता रहता है। बट इसके अंदर कहीं ना कहीं हमारा भी हस्तक्षेप है, जिसकी वजह से पानी रिन्यू नहीं हो पाता, रिचार्ज नहीं हो पाता ग्राउंड वाटर के अंदर। और हम यही चाहते हैं, नेचर बेसिकली क्या चाहता है, नेचर आपसे चाहता है अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं तो ठीक है, तो अगर आप 100 कंज्यूम कर रहे हो तो 90 मुझे दे दो, बाकी मैं 10 कंपनसेट कर लूँगा। जैसे अगर हम बात करते हैं पानी की, अगर हम ग्राउंड वाटर से
90% मतलब 100% निकाल रहे हैं, ठीक है, मान लेते हैं हम 10 पॉइंट के वैल्यू में पानी निकाल रहे हैं तो हमें 9 पॉइंट तक पानी देना पड़ेगा। अब आप बोल सकते 9 पॉइंट कैसे दे सकते हैं? देखो भाई, आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बहुत सारे ऐसे प्रोसेस होते हैं जिसकी वजह से जब ग्राउंड वाटर आप निकाल रहे हो तो उसको दोबारा रिचार्ज कर दो। ये सीधी सी वैसी बात है जैसे आपने उधार का पैसा लिया और उधार वापस करना है। नेचर से हमने बहुत चीज़ उधारी पे ले रखी हैं और हमें उसकी उधारी वापस करनी पड़ेगी बेटा, ठीक है, वरना नेचर जब अपनी पे आती है तो उधारी तबीयत से वापस ले लेती है, फिर सारे रोते हैं, ठीक है। उए चलते हैं वाटर रिसोर्सेज की बात करते हैं, ठीक है। तो 3 फ्रेश वाटर सोर्सेज है। एक है प्रेसिपिटेशन यानी पानी से जो रेनफॉल से मिलता है, सरफेस वाटर जो रिवर्स लेक्स के रूप में है, ग्राउंड वाटर जो अंडरग्राउंड एक्वाफायर्स के अंदर मिलता है जो रिचार्ज होते हैं अलग अलग जगहों से, ठीक है। अब ये 2 सिचुएशन है, ठीक है, एक तरफ थोड़ा बहुत पानी बचा है, एक तरफ पूरा सूखा पड़ा है। और यही रीज़न है, आपने इंडिया में भी देखा होगा एक रीजन में, ठीक है, एक रीजन के अंदर बाढ़ आई हुई है और दूसरे रीजन के अंदर सूखा पड़ा हुआ है। एक ही, ठीक है, एक ही मौसम के अंदर अगर हम देखें एक ही वेदर होगा, ठीक है, एक ही मौसम है, एक ही मंथ है, एक तरफ बहुत तेज़ बारिश है इतनी कि बाढ़ आई हुई है, दूसरी स्टेट में पूछोगा जी सूखा पड़ा हुआ है, यहाँ पे पानी पीने के लिए नहीं, कल्ला सूख गया है, इतना ये रीज़न। यही है वाटर स्कार्सिटी। वाटर स्कार्सिटी का मतलब होता है शॉर्टेज ऑफ वाटर, यानी पानी की कमी होना। पानी की क्या होना बच्चा? कमी हो जाना। जब पानी की कमी होती है उसी को हम कहते हैं स्कार्सिटी ऑफ वाटर। और ये यूजली एसोसिएट करता है एक ऐसे रीजन से जहाँ पे रेनफॉल कम होती है और ड्रॉट प्रोन एरिया होते हैं, सूखाग्रस्त क्षेत्र होते हैं, या फिर जहाँ पर बारिश ही बहुत ज़्यादा कम होती है। ये है वाटर स्कार्सिटी। या फिर आप ये भी कह सकते हैं जो हमारी फ्यूचर नीड है वो भी फुलफिल नहीं हो सकती पानी से। जितना हमारे पास इस वक्त पानी है वो फ्यूचर नीड भी उससे फुलफिल नहीं हो सकती। ये है रीजन। क्लियर? देयर आर मैनी रीजन, ठीक है, बहुत सारे रीज़न है कि पानी की कमी होती है। आप जानते हैं पानी की कमी, इसका बहुत बड़ी एग्जांपल बताता हूँ। बहुत बार ऐसा होता होगा कि भाई आपके पास एक न्यूज़ आई कि भैया 2 दिन तक पानी नहीं आएगा, पानी की सप्लाई बन रही है आपके एरिया के अंदर। आपने हमेशा एक चीज़ देखी होगी, वो दो दिन होते हैं, ऐसा हाहाकार मच जाता है, ओ पानी खराब नहीं करोगे तुम, पानी रख दो, एक ही बाल्टी से नहाओगे। पता चला सिर्फ 2 दिन अगर पानी ना आए, अगर 2 दिन, only for 2 days the water supply, my mistake, the water supply is obstructed by any cause, then you can see the havoc situation of your society. आप ऐसी सिचुएशन देखेंगे कि भैया बस हाहाकार मच गया, पानी नहीं आ रहा है, तुम्हारा आ रहा नहीं आ रहा, हो गए पागल। ये वही, मतलब आपने देखा होगा जो चीज़ें ऐसी हो रही थी, रात का पानी है उबड़ा हुआ है फेंक दे, बाल्टी में पानी 2 दिन का है फेंक दे। अब नहीं कह सकते जब 2 दिन पानी आता, पानी बचा के रख, आगे नहीं आया तो दिक्कत हो जाएगी। वही जो अभी तक कह रहे थे कि जो उबड़ा हुआ पानी है इसको फेंक दे, अब वही कह रहे हैं भैया इसे बचा के रखो। अगर ये सिचुएशन आप पहले कर ले, जब आप पानी को फेंक रहे हैं उसको रीयूज़ कर लें, तो ये सिचुएशन क्रिएट ही नहीं हो। क्लियर? इस रीज़न क्या है? देखो, एक लार्ज ग्रोइंग पॉपुलेशन है हमारे पास क्या है? लार्ज ग्रोइंग पॉपुलेशन है। जब लार्ज पॉपुलेशन होगी तो सीधी बात है, तो पॉपुलेशन बढ़ रही है तो पॉपुलेशन की नीड भी बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी बेटा? नीड भी बढ़ेगी, मतलब पानी का यूज़ पीने के लिए चाहिए, नहाने के लिए चाहिए, डोमेस्टिक यूज़ भी चाहिए, और ठीक है इंडस्ट्रियल यूज़ भी चाहिए। आप कहोगे हाँ सर, ये सारा पानी हमें चाहिए ताकि हम यूज़ कर पाए, कंज्यूम कर पाए। इसके अलावा और क्या होता है? इसके अलावा भी 2-3 चीज़ें होती हैं बेटा। इसके अलावा क्या होता है मेरे बच्चे? देखो, पॉपुलेशन बढ़ी है तो सीधी बात है इनका जो एपिटाइट होगी, जो मतलब सीधी बात है खाना तो खाएंगे, ऐसे तो भूखे मर जाएंगे। तो हमारा जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है, जो हमारा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है वो भी बढ़ेगा। तुम कहोगे हाँ सर, आप सभी कहेंगे हाँ सर, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। और आप जानते हैं मैक्सिमम यूज़ ऑफ वाटर, जो मैक्सिमम यूज़ होता है ना पानी का, वो एग्रीकल्चर में होता है। कहाँ होता है? एग्रीकल्चर में यूज़ होता है मैक्सिमम यूज़ पानी का। अब जब एग्रीकल्चर में इतना पानी यूज़ हो रहा है और पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उनकी डिमांड भी बढ़ेगी और डिमांड के लिए प्रोडक्शन भी बढ़ाया जाएगा। आप जानते हैं अगर प्रोडक्शन बढ़ा रहा है तो पानी की नीड भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब पानी इतना यूज़ हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है, तो वाटर स्कार्सिटी तो आएगी ना, आपको यहाँ से आएगी तो सही। ये है पॉइंट, ठीक है।
इन एग्रीकल्चर सेक्टर जो वाटर रिसोर्स है ये ओवर एक्सप्लॉइट किया जाता है, एक्सपेंड इरीगेटेड एरियाज एंड ड्राई सीजन एग्रीकल्चर, मतलब बहुत ज़्यादा हम एग्रीकल्चरल यूज़ कर रहे हैं पानी का, जिससे बहुत ज़्यादा कमी बढ़ रही है। सेकेंड है मोर वाटर रिक्वायर्ड फॉर इरिगेशन पर्पसेस टू फैसिलिटेट हायर फूड प्रोडक्शन, जो हमने अभी बात करी, अगर हायर फूड प्रोडक्शन हो गया तो वहाँ पर एग्रीकल्चर भी हाई होगा और उसके प्रोडक्शन के लिए पानी भी ज़्यादा लगेगा। फॉर डूइंग मल्टीपल क्रॉपिंग एंड फॉर HYV सीड्स, अगर HYV सीड है, मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम कर रहे हैं तो पानी की नीड बहुत ज़्यादा होती है, और यही रीज़न है कि जिसकी वजह से हमारे यहाँ पर वाटर स्कार्सिटी बढ़ती जाती है। थर्ड है ग्रेटर डिमांड है वाटर की, जो अर्बनाइजेशन हो रहा है, जो शहरीकरण हो रहा है। आप कहोगे शहरीकरण मतलब, बेटा शहरीकरण का मतलब है वह जब आप गाँव से शहरों में आते हैं, जब अर्बनाइजेशन होता है, जहाँ पे इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश होने लगती हैं, जहाँ पे मकान बनने लगते हैं, यहाँ पर जो एरिया है, जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, उसे कहते हैं हम अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन के अंदर जब मकान बनते हैं तो पानी की नीड है, हाँ सर पानी की नीड है, वहाँ पर लोग बढ़ रहे हैं तो पानी की नीड है, ठीक है। वहाँ पर डोमेस्टिक यूज़ बढ़ जाता है पानी का, डोमेस्टिक यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और आप जानते हैं जब अर्बनाइजेशन होता है तो वहाँ पर प्रॉपर जो ड्रेनेज सिस्टम बनाया जाता है, उस जो पानी है जिसको यूज़ किया जा सकता था, लेकिन अब वो ड्रेन के अंदर जाके बिल्कुल ही बर्बाद हो जाता है, ये भी इसका एक कारण है। इंडस्ट्रियलाइजेशन, जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा, जैसे जैसे इंडस्ट्रीज़ लगेगी, बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जिसको बहुत ज़्यादा पानी की नीड होती है, जिसको वाटर की नीड होती है, हर एक इंडस्ट्री को पानी की नीड है, ठीक है, चाहे वो कूलेंट के तौर पे करें, चाहे रॉ मटेरियल के तौर पे करें, ठीक है, चाहे सब्सटेंस के तौर पे करें, ये डिपेंड करता है कि कौन सी इंडस्ट्री, लेकिन हर एक इंडस्ट्री को क्या चाहिए, पानी चाहिए। जैसे हर एक व्यक्ति को पानी चाहिए, वैसे ही हर इंडस्ट्री को पानी चाहिए। एक अनइक्वल एक्सेस टू वाटर अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, दूसरा है अनइक्वल एक्सेस है अलग अलग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में। जैसे इसका एग्जांपल हम बात करते हैं, अगर मैं कहूँ आपसे राजस्थान, और राजस्थान का कौन सा वेस्टर्न पार्ट, वेस्टर्न फ्रंट जो है इसका, ठीक है, इसके अलावा अगर मैं कहता हूँ आपसे हिमाचल, ठीक है, या फिर बिहार, आप कहेंगे सर बिहार में तो बाढ़ आती है, बिहार में बाढ़ आती है, जबकि राजस्थान के अंदर जो वेस्टर्न पार्ट है वो पूरा सूखाग्रस्त क्षेत्र है, वो पूरा ड्रॉट प्रोन एरिया है, वहाँ पे सूखा ही पड़ा रहता है, तो भी नुकसान है। तो ये क्या है, अनइक्वल एक्सेस है, एक जगह पे पानी बहुत ज़्यादा है और दूसरी जगह पे पानी बिल्कुल ही नहीं है, जो कंडीशन क्रिएट कर। नेक्स्ट है जो क्वालिटी ऑफ वाटर, ये डिटोरेटिंग है, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा जो पानी है वो ख़राब हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, ठीक है, इसकी क्वालिटी गिरती जा रही है। इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि हम जो केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं, जो केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं, इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो जो यूज़ हो रहा है, उसकी वजह से जो वाटर, ठीक है, बॉडीज़ हैं हमारे पास, चाहे लेक्स हैं, चाहे रिवर्स हैं, चाहे पॉन्ड्स हैं, ये सब का सब जो इसके अंदर जो पानी है, इन सब के सब जो पानी है उसकी जो क्वालिटी है वो बिल्कुल बर्बाद होती जा रही है और वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। यह है इसका सबसे बड़ा कारण। सर भाई बेटा, आई थिंक आपको चारों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे तसल्ली से। चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। जो केमिकल फर्टिलाइजर है, जो पेस्टिसाइड है, ये एग्रीकल्चर में यूज़ होता है, ठीक है, एक्सेसिव यूज़ ऑफ वाटर बाय इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्रीज यूज़ कर रही हैं, ठीक है, हाइड्रो प्लांट्स के लिए, ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर्स के लिए टू रन दम, एंड ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वाटर इन द अर्बन, जो शहरों के अंदर जो ज़्यादा पानी यूज़ हो रहा है उससे भी पानी की कमी बढ़ रही है, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट के अंदर जो पानी जा रहा है उससे भी पानी की कमी हो रही है, क्योंकि आप वाटर फ्लो को, जो नेचुरल वाटर फ्लो है उसको आप बाधित कर रहे हो मेरा बच्चा। क्लियर? एडवर्स इफेक्ट ऑफ ओवर एक्सप्लॉयटेशन, क्या एडवर्स इफेक्ट पड़ेंगे, क्या क्या इफेक्ट है हमारे पास, चलिए देखते हैं। ठीक है, जो पंपिंग आउट मोर वाटर फ्रॉम अंडरग्राउंड में लीड फॉलिंग ग्राउंड वाटर लेवल्स। देखो, अगर आप ज़्यादा पानी यूज़ करोगे, बहुत ज़्यादा पानी यूज़ करोगे, ग्राउंड वाटर से निकाले जा रहे हो, सीधी बात है जो वाटर लेवल है बहुत कम हो जाएगा। जैसे अगर मैं दिल्ली की बात करता हूँ, ठीक है, दिल्ली के अंदर जो बोरिंग होती है, बोरिंग का मतलब है ज़मीन से जो पानी निकाला जाता है, जो ग्राउंड वाटर पानी निकाला जाता है, वो बैन है कि आप बोरिंग नहीं करा सकते, आप ज़मीन का पानी यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? हमने पानी यूज़ कर करके जो उसका लेवल अच्छा खासा, ठीक है, 50 मीटर या आई थिंक 30 मीटर पे था, ठीक है, 50-30 मीटर पे था, उसको 80-80 100 मीटर कर दिया। हम इतने पानी निकालते जा यार पानी, तो भैया
सीधी बात है, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट वाले चैप्टर में मैंने एक बात कही थी, गांधी जी कहते हैं कि रिसोर्सेज इज फुलफिल्ड अवर नीड नॉट फॉर अवर ग्रीड, कैन फुलफिल अवर नीड नॉट अवर ग्रीड। जो भी रिसोर्स है वो हमारी नीड, जो हमारी ज़रूरत है उसकी पूर्ति कर देगा, लेकिन हमारे लालच की नहीं है। और ये रियलिटी है, हमारा लालच बढ़ता जाता है वक्त के साथ साथ। हम क्या सोचते हैं कि भैया जो भी चीज़, अरे ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये अरे आप तो आप क्यों फ्री का है भाई? नेचर कोई चीज़ फ्री में नहीं दे रही तुम्हें। नेचर कह रही है अगर मैं आपको दे रही हूँ तो इसको ब्याज समेत वापस कर दे। ब्याज नहीं दे सकते तो ओरिजिनल फॉर्म में दे दे, अगर ओरिजिनल में भी दे सकते तो 90% दे दे, मैं यूज़ कर लूँ। लेकिन हम क्या करें, अरे फ्री में मिल रहा, फ्री में तुम पूरी छोड़ते भंडारे की यार, ये तो फिर भी पानी यार धरती से निकालो, पानी है पानी है भाई, इतना पानी भी यूज़ नहीं करना। ऐसा इट विल एडवर्सली अफेक्ट वाटर अवेलेबिलिटी, ये वाटर अवेलेबिलिटी को अफेक्ट करता है। क्यों? आप ज़्यादा पानी निकाल रहे हैं तो जो वाटर की अवेलेबिलिटी है वो कमज़ोर हो जाती है। जो पानी अभी से मतलब 10 साल तक चल सकता था, अब वो शायद 2 या 5 साल ही चल पाए। क्यों? हम ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, हम ग्राउंड वाटर को यूज़ कर रहे हैं, हम रिवर्स को इतना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं कि भाई जो हमारी नीड नहीं है। बेसिकली जैसे इसका एक बहुत बड़ी एग्जांपल देता हूँ, आप गए होंगे पार्टी में, ठीक है, आप पार्टी में गए होंगे, या फिर मैं आपको पार्टी में अगर नहीं भी गए होंगे, आपको पार्टी में तो आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा, या रेस्टोरेंट के अंदर गए होंगे, ठीक है, बहुत सारा खाना मंगा लिया, पूरी टेबल सजी हुई है, 2 प्लेट खाई, बाकी अरे फेंक दो इसे। तो ये जो रीजन होता ना, ये फेंकने वाली जो कला होती है कुछ ही लोगों में होती है, और इन्हीं लोगों को शास्त्रों में जाहिल कहा गया है, ठीक है, कि फेंक दो। बेटा सीधी बात है, अन्न या जो अन्न है, चाहे रिसोर्सेज जैसे पानी है, ये कुछ ऐसे रिसोर्स हैं जिसके बिना जीवन नहीं है। हम मिसयूज़ इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास ओवर है। हमारे पास भारत के अंदर पानी की ज़्यादा कमी नहीं है, लेकिन कमी है, कुछ जगह बहुत कमी है, कुछ में नहीं है। जहाँ पर नहीं है तो ऐसे यूज़ करता है, अरे बहुत है, बहुत बहुत है, और जब कमी रहती है नहीं है, रोते रहेंगे। जैसे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर बहुत सारे ऐसे देश हैं, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर पानी की इतनी स्कार्सिटी है कि लोग जानवरों को खून तक पीते हैं। उनसे पूछो पानी की वैल्यू क्या है, क्यों चलन दे, हमारे में तो यही चल रहा है, ठीक है। थर्ड, दिस इज इन टर्न विल अफेक्ट अवर एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी ऑफ द पीपल। इसकी वजह से हमारा जो एग्रीकल्चर है उस पर अफेक्ट पड़ेगा। क्यों? पानी की अगर कमी हो रही है, वाटर अवेलेबिलिटी अगर ख़त्म हो रही है धीरे धीरे, तो सीधी बात है जो इसका रियल इम्पैक्ट है वो एग्रीकल्चर पे पड़ेगा। कि खेती के लिए किसकी नीड है? पानी की। कोका कोला तो डाल के खेती कर नहीं सकते हो तुम, नहीं, आप में से कुछ टैलेंटेड हो गए जो कोका कोला के माउंटेन ड्यू डाल के भी कर लेंगे, उनका मैं कुछ कोई आसान ही नहीं है, क्योंकि भारत के अंदर, ठीक है, जीवी बुद्धि वाले लोग बहुत हैं, ठीक है। तो सीधी बात वही है बेटा। लेकिन खेती के लिए पानी की आवश्यकता है। पानी की आवश्यकता, अगर पानी ही ख़त्म हो गया, अगर पानी ही एडवर्स हो गया, ठीक है, अफेक्ट हो गया है, अलग अलग जगह पर नहीं मिल रहा है, बहुत जगह पर नहीं मिल रहा है, कुछ जगह ज़्यादा मिल रहा है, तो जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो भी इससे प्रभावित होगा, और हमें जो फूड है, जो फूड सिक्योरिटी है, वो भी खत्म होती चली जाएगी। नेक्स्ट, इंप्लीमेंटेशन ऑफ वाटर सोर्स में एडवर्सली अफेक्ट द इकोलॉजिकल साइकिल। और इससे इकोलॉजिकल साइकिल तो बिगड़ ही जाएगी। आप जानते हैं कि जो भी हमारे इकोलॉजिकल साइकिल में है, चाहे सॉइल हो, चाहे एयर हो, चाहे वाटर हो, अगर इनके ऊपर इफेक्ट पड़ता है तो सीधी बात है पूरी की पूरी साइकिल चौपट हो जाएगी, और पूरी की पूरी साइकिल नष्ट होते ही हम भी ख़त्म हो जाएंगे, हमारे भी बच जाएंगे बाजे, ठीक है, गाजे बाजे बच जाएंगे हमारे बेटा। चलिए, मेन कॉजेज़ क्या है वाटर पॉल्यूशन का? जो पानी का इसके अंदर पॉल्यूशन हो रहा है उसका सबसे बड़ा रीज़न तो हम ही हैं। वैसे तो हम ही हैं, लेकिन हमारी भी कुछ हरकतें हैं, जैसे डोमेस्टिक वेस्ट, स्पेशली अर्बन सीवर्स। जो अर्बन है, शहरों के अंदर सीवर्स होते हैं, आपने देखा होगा जो सीवर होते हैं वो डायरेक्ट नदियों के अंदर मिला दिए जाते हैं। जैसे दिल्ली के अंदर दिल्ली के अंदर यमुना जब आती है, एंटर करती है, ठीक है, हरियाणा से जब एंटर करती है, तो आप देखेंगे कि नदी साफ़ है, यमुना साफ़ है। जैसे ही दिल्ली में एंटर करती है, यहाँ पर मैक्सिमम सीवर्स, ठीक है, इंडस्ट्रियल वेस्ट, पॉल्यूटेंट सब इसके अंदर मिक्स हो जाते हैं, तो वो इतनी ज़्यादा पॉल्यूट हो जाती है, रिवर, यमुना रिवर इतनी ज़्यादा पॉल्यूशन का कारण हम है। क्यों? हम सीवर भी इसमें डाल रहे हैं, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो भी इसके अंदर घुसेड़ रहे हैं। जैसे इसमें लिखा है इंडस्ट्रियल वेस्ट आर डिस्पोज ऑफ इन द वाटर विदाउट प्रॉपर ट्रीटमेंट। बिना प्रॉपर ट्रीटमेंट के अरे डाल दो, कौन ही देख रहा है, ठीक है, किसको फ़र्क पड़ता है? 4 लोग डाल रहे हैं, हम भी डाल दें, कौन दिक्कत है? बेटा दिक्कत है, पूछे क्यों? अगर सब यही सोचते रहे कि 4 लोग डाल रहे हैं हम भी डाल दें, तो बेटा सीधी बात है चीज़ें तो बिगड़ जाएंगी।
4 लोग डाल रहे हैं, तुम भी डालोगे, तुम भी उन 4 लोगों में आ गए, फिर आगे के 4 लोग सोच रहे हैं वो 4 लोग डाल रहे हैं, हम भी डाल देते हैं, फिर 4 करके 4 करोड़ लोग हो जाते हैं जो नदी के अंदर कूड़ा ही कूड़ा फेंक रहे हैं। तो ये तो सोचना मूर्खता वाली बात है। हाँ, बहुत लोग ये कहते हैं कि सर अगर हम नहीं फेंकेंगे तो कौन सा कुछ हो जाएगा। अगर ऐसे सारे लोग सोचें कि भैया हमें नहीं फेंकना, हमें नहीं फेंकना, तो बेटा जो चेन रिएक्शन 4 लोग फेंक रहे हैं हम भी फेंक दें, अगर ये हो सकता है तो ये क्यों नहीं हो सकता कि हमारे फेंकने से कुछ क्यों नहीं होगा। तुम मत फेंको, क्या पता तुम्हें देख हम देखिए 4 लोग और ना फेंके। लेकिन जब आप ये कर सकते हो, लेकिन आप ये कर सकते हो या फिर आप ये करते भी हो, ठीक है, 4 लोग फेंक रहे हैं हम भी फेंक देते, क्या ही जा रहा है, ठीक है, 4 लोग नहीं कर रहे तो हम भी नहीं करते, क्या जा रहा, हम नहीं करते, क्या पता 4 लोग भी ना करें, क्या जा रहा है। क्लियर? चलिए, केमिकल एफ्लुएंट जो इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर सेक्टर से निकलते हैं वो भी इसमें मिल जाते हैं, ठीक है। और ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे एग्जांपल रिलीजियस इमर्जिंग आइडल्स द वाटर ऑल्सो पॉल्यूट वाटर, ठीक है, जो रिचुअल्स होते हैं हमारे में जिसके अंदर आइडियल्स जो डुबोए जाते हैं, तो कहा जाता है कि जो आइडल्स हो, ठीक है, वो इस तरीके से बनाए जाएं जो रिवर को साथ दें, ठीक है, रिवर को पॉल्यूट ना करें, ठीक है, यानी इको फ्रेंडली चीज़ें। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चा। अब है वाटर रिसोर्स, वाटर कंजर्वेशन के अंदर अब आता है कि मेजर्स कौन कौन से लिए जाते हैं कि पानी को हमने ख़राब कर दिया, उसको बचाएं कैसे, सहेज के कैसे रखें, ठीक है, हमारी लाडों को सहेज के कैसे रखें, देखते हैं बेटा। डू नॉट ओवरड्रो, कि भैया पानी को ज़्यादा ना निकालें, यानी ज़्यादा पानी को खींचे ना, जितनी आपकी नीड है आप उतना काम करें। रिचार्ज इट बाय टेक्निक्स, अलग अलग टेक्निक्स से रिचार्ज करें, जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो गया, ठीक है, टैपिंग रेन वाटर रिजर्वायर्स बनाना, वाटर शेड बनाने था, ठीक है, इस तरीके से आप पानी को रिचार्ज कर सकते हैं। आपने रेन वाटर हार्वेस्टिंग बनाया, पानी को जो आपकी छतों पे पानी आ रहा है बारिश का, उसको सीधा टैंक में डाल दिया, या फिर आपने डायरेक्ट उसको ग्राउंड वाटर उससे रिचार्ज कर दिया। अलग अलग चीज़ें आपके पास जो आप कर सकते हैं, इससे आपको भी फ़ायदा होगा और तो और जो नेचर है उसको भी बेनिफिट मिलेगा कि वो अब इकोलॉजिकल बैलेंस बना पाएगी। आपने मकान बना दिए, कंक्रीट की दीवारें खड़ी हैं, कंक्रीट के अंदर से कहाँ जा रहा है ज़मीन में पानी, भाई मेरे आपको बनाना ही पड़ेगा टैंक। क्लियर? अवॉइड वेस्टेज ऑफ ऑल वाटर एट ऑल लेवल, डू नॉट पॉल्यूट द वाटर। आपको अवॉइड करना चाहिए कि भैया हम पानी को पॉल्यूट नहीं करेंगे किसी भी लेवल पे, आराम से सहेज के रखेंगे। पानी के अंदर हम आइडियल्स नहीं डालेंगे। आप आइडियल्स अगर यूज़ कर रहे हैं तो आप इको फ्रेंडली आइडियल्स यूज़ करें ताकि वहाँ पे डालें तो कुछ फ़ायदा हो, आपको बेनिफिट हो, नदी को नुकसान ना हो। अडॉप्टिंग वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स जैसे इरीगेशन के अंदर हम कुछ ऐसी टेक्निक्स लें जिससे पानी बच सके, स्प्रिंकलर्स, बहुत ऐसी व्यवस्थाएं बन चुकी हैं अब जिससे इरिगेशन कम पानी में भी अच्छी तरीके से हो सकता है, जैसे ड्रिप इरिगेशन हो गया, स्प्रिंकलर्स हो गए, और खासकर ड्राई एरियाज़ के अंदर ये बहुत बेनिफिशियल है। क्यों? आप पानी एक बार चला के छोड़ दिया तो ज़्यादा पानी खर्च होगा, लेकिन अगर आप ड्रिपिंग सिस्टम अपना रहे हैं, स्पार्कलिंग सिस्टम अपना रहे हैं या फिर स्प्रिंकलर्स अपना रहे हैं तो कम पानी में अच्छी फसल उग सकती है। क्यों? कम पानी है, जितनी नीड है उतना ही पानी जा रहा है, वो एक एक बूंद करके जा रहा है, थोड़ी थोड़ी बूंदें जा रही हैं। अब जब बूंदे हैं तो इजीली एब्जॉर्ब कर पाएगा। आपने एक साथ पानी डाला, ये सीधी बात है बेटा, आप गए, आपके वहाँ पूरी रोटी ठूस दी, ठक ठक ठक, तुम कहोगे अरे ठीक है, खा नहीं पाओगे ना, सीधी बात है। आप खाना कब खाओगे? जब एक एक ग्राही मिलेगी। तो सीधी बात है बेटा, फसलों को भी खाना है, यानी पानी कैसे पिलाना है, थोड़ा थोड़ा, ऐसे ही एक साथ पानी डाल दिया। जैसे कि वीडियो आते हैं, हाँ ने चॉकलेट, वहाँ पे पागल भी है क्या भाई, खाने की बर्बादी क्यों कर रहा है, जानवर वानवर भी है क्या? वैसे तुम कहते हो कि वेस्टर्न इज बेस्ट, वेस्टर्न एजुकेशन इज बेस्ट, काहे की एजुकेशन है बे, काहे की, तुम तो ये निकले। हाँ, तुम ऐसे हरकतें कर रहे हो, सीधी बात है, जितनी आपको नीड है वो यूज़ करो, ठीक है, प्रॉपर ड्रिपिंग टेक्निक्स अपनाओ, स्प्रिंकलर्स अपनाओ, ताकि जो पानी है वो ज़्यादा से ज़्यादा जड़ों में पहुँच पाए और आपका काम आसान हो। क्लियर? अब आता है हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर जो एंशिएंट इंडिया में चल रहे थे। हमने पानी को कैसे बचाया? क्या सिर्फ पानी का बचाना आज की प्रक्रिया नहीं बेटा, हमारे जो पूर्वज थे, जो पहले के पूर्वज थे, उन्हें पता था पानी कितना इम्पोर्टेंट है, पानी कितना इम्पोर्टेंट है, इसलिए भाई उन्होंने अलग अलग डैम्स बनवाए और चीज़ों को बचाया। जैसे आप एक चीज़ देखें, जितने भी इन्वेडर्स हुए, जैसे मुगल्स हुए, ठीक है, ये ना जब से ये आई है अफगानिस्तान इधर वाले इलाके से आए तो ऊपर वाले, अब यहाँ पर पानी कम है, जैसे ये भारत में आए ये पागल हो गए, पानी हम पीने के लिए नसीब हो, नहा रहे लोग, नहा रहे हैं, ये तो पानी फव्वारे चला रहे हैं यार,
पानी देख के बौखला गए, ये बौखलाई चुड़ैल की तरह घूम रहे थे, ठीक है। तो इनके जितनी भी आप देखो जो जितने स्ट्रक्चर बनाए मैक्सिमम, इसके अंदर पानी का अहम रोल रहा। क्यों? ये ऑब्सेस्ड थे पानी से, इनको मिला नहीं। जैसे बेटा सीधी बात है, आप किसी गधे को, ठीक है, आप मतलब मक्खन लगा के बैठ दो, बौखला जाता ऐसे ही इन्वेडर्स थे, ये बौखला गए, पानी दे, इतना अच्छा पानी मिल रहा, पानी इतना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, पानी की वैल्यू ये है, समझ रहे हो? चलिए, अगर हम 1st सेंचुरी BC के अंदर देखें तो श्रीगंगापुरम के अंदर जो इलाहाबाद के पास है, सोफिस्टिकेटेड वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाया जो चैलेंज करता फ्लड वाटर को, जो रिवर गंगा के अंदर जो फ्लड आती थी, बाढ़ आती थी, उसको रोकने का सिस्टम बनाया। 11वीं शताब्दी के अंदर जो भोपाल लेक थी, सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक बनाई गई अपने टाइम की। ये सारे काम किए गए ताकि चीज़ें स्टैब्लिश कर पाएँ। उस टाइम के जो राजा महाराजा थे वो समझदार थे, ठीक है, सारे अनपढ़ थोड़ी आए थे, भारत में समझदार थे ना, सारे अनपढ़, समझ रहे हो? चलो डैम देखो, हम एक बात करते हैं कि पानी को अलग अलग तरीके से बचाया जा सकता है, जैसे डैम, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट हो गया, वाटर इरिगेशन सिस्टम हो गया, ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो गया। 3 ऐसे प्रोसेस हैं इससे हम पानी को बचा सकते हैं। जैसे अगर हम डैम की बात करते हैं, एक डैम क्या है? एक बैरियर है जो पूरे अक्रॉस फ्लोइंग वाटर दैट ऑब्स्ट्रक्ट, जो पानी को ऑब्स्ट्रक्ट करता है। मतलब क्या होता है, 2 पहाड़ों के बीच में बनाया जाता है बेसिकली, ताकि इसको सपोर्ट मिल जाए। यहाँ पर ये एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर बनाया जाता है जो पानी को ऑब्स्ट्रक्ट करता है, डायरेक्ट करता है, उसके फ्लो को रोकता है, रिजर्वायर, और यहाँ पर ये लेक या रिजर्वायर का निर्माण करता है, ठीक है। अरे भाई रिजर्वायर का निर्माण करता है, लेक एंड फाउंटेन का। एक डैम एक रिजर्वायर एंड नॉट द होल स्ट्रक्चर, ठीक है। जो डैम है एक रिजर्वायर है, ना कि पूरा एक स्ट्रक्चर, ठीक है। मतलब यहाँ पर पानी को रोका जाता है, पानी को यहीं पे ऑब्स्ट्रक्ट कर लिया जाता है ताकि पानी यहीं जमा हो रहा है और आगे ना मिले। मतलब आगे ना मिलने का मतलब है आगे ज़्यादा ना बढ़ पाए, हम यहीं से उसका यूज़ करना स्टार्ट करते हैं। ये है, जब बारिश आती है तो उसके गेट्स ओपन कर दिए जाते हैं ताकि जो एक्सेस पानी है वो निकल जाए, ठीक है। और अब तुम सोचोगे सर ऊपर गेट क्यों नहीं लगाए? हमने देखे हैं नीचे गेट लगते हैं, रिवर मतलब नीचे भी गेट लगते हैं बेटा, इसलिए क्योंकि जो सेडिमेंट्स होते हैं, जो नदी अपने साथ सेडिमेंट्स लेके आती है, वो सेडिमेंट्स आगे निकल जाए, नीचे से ही बाहर हो जाए, ऊपर ना आए। क्यों? इसका एक रीज़न है, इसका रीज़न समझो क्यों ऐसा होता है। इसका एक बहुत प्यारा और बेहतरीन रीज़न है, वो बताता हूँ मैं आपको। देखो क्या होता है, जैसे ये हमारे पास रिवर है, ये आप मान के देख लीजिए। यहाँ पर डैम है, यहाँ पर क्या है? डैम। ये लोअर पार्ट है, इसका क्या है? लोअर पार्ट, ठीक है, जिसका लोअर पार्ट है, ठीक है। यहाँ पर डैम का स्ट्रक्चर बना हुआ है ऊपर की साइड, ये समझ लो, ठीक है। इस तरीके से अब नदी यहाँ से आ रही है तो बेटा यहाँ पर ना सेडिमेंट्स जमा हो जाएंगे, तो मिट्टी धीरे धीरे जमा होती रहेगी। जैसे ही नीचे एक गेट खुलता है तो सारी मिट्टी बाहर आती है। अगर आप ऊपर करेंगे तो क्या होगा, इसका जो लेवल है बढ़ता रहेगा, और लेवल बढ़ते बढ़ते सिर्फ पानी कितना रहेगा? इतना पानी, यानी इस डैम की कोई भी वैल्यू नहीं रही। इसी वजह से हम नीचे से पानी निकालते हैं ताकि जो सेडिमेंट्स है वो बाहर आ जाए, ठीक है। जैसे मल्टीपर्पज़ रिवर वैलीज या प्रोजेक्ट कहते हैं इन्हें। क्यों कहते हैं? क्योंकि हम इनसे बिजली बनाते हैं, ठीक है। ये इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए भी यूज़ होता है। यहाँ पर आप मछली भी पकड़ सकते हैं, बहुत से लोगों को रोज़गार मिलता है, इरिगेशन के लिए पानी यूज़ किया जा सकता है। यानी एक डैम स्ट्रक्चर बनाने से हमें इतने सारे फायदे होते हैं। ऐसे जो जवाहरलाल नेहरू जी थे, उन्होंने इनको प्रोक्लेम किया कि जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है, ये मॉडर्न इंडिया के, जो आधुनिक भारत है उसके मंदिर हैं, इसके बिना कोई भी काम नहीं हो सकता, क्योंकि ये were thought as the vehicle of the would lead the nation development and progress, कि यही एक ऐसी चीज़ है जो हमारे डेवलपमेंट को आगे ले जा सकती है। उन्होंने माना जो प्रोजेक्ट हैं ये इंटीग्रेट कर सकते हैं वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट के साथ, और अप्रोच कर सकते हैं कि जो डेवलपमेंट है एग्रीकल्चर के साथ मिल जाएगा, इससे इंडस्ट्रियलाइजेशन भी होगा, और हमारे देश की जो अर्बन इकोनॉमी है, जो शहरी जो अर्थव्यवस्था है, उसको भी बढ़ावा मिलेगा। जैसे आप देख सकते हैं ये डैम है और यहाँ पर ही पावर प्लांट लगाया गया है और ये पूरे शहर को बिजली दे रहा होगा।
इस तरीके से काम चलता है मेरे बच्चे। क्लियर? अब इसके एडवांटेजेस क्या है? देखो, हर एक चीज़ के एडवांटेजेस भी होते हैं और नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी होते हैं। दोनों चीज़ें साथ लेके चलेंगे कि पॉजिटिव क्या है और नेगेटिव क्या है। अगर हम एडवांटेजेस की बात करें, दे ब्रिंग वाटर टू दोज एरियाज, ये वहाँ पानी लेकर आते हैं जो वाटर स्कार्सिटी से दुखी हैं और प्रोवाइड करते हैं वाटर इरिगेशन। ठीक है, पानी की जो इरिगेशन है उसको प्रोवाइड करवाते हैं। हम खेती के लिए पानी यूज़ करते हैं। ठीक है, यानी आपने पानी रोका, आपने पानी इधर रोक दिया, मान के देखते हैं हमने पानी इधर रोक दिया। ठीक है, ये हमने पानी इधर रोक दिया, यहाँ से एक नहर बनाएगी, कैनाल बनाएगी, ये दूसरी जगह पहुँच रही है जहाँ पर पानी की कमी। बहुत बार क्या होता है, बहुत बड़ी बड़ी पाइपलाइंस डाली जाती हैं ताकि पानी को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाया जा सके, ताकि पानी को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाया जा सके। क्लियर? जो प्रोजेक्ट है ये जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी ताकि आप घर के अंदर और इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज़ कर पाएँ। हमारी जो इंडस्ट्रियल जो नीड है एनर्जी की, वो मैक्सिमम डैम से भी प्रोवाइड की जा सकती है। ये कंट्रोल, फ्लड को कंट्रोल करता है क्योंकि पानी का जो बहाव है ये कंट्रोल करके रखता है, पानी को एक साथ आगे जाने नहीं देता, ये यहीं पे स्ट्रक कर लेता है, ऑब्स्ट्रक्ट कर लेता है, धीरे धीरे पानी को निकाला जाता है। नेक्स्ट है, दीज प्रोजेक्ट्स कैन बी यूज फॉर रिक्रिएशन, ये रिक्रिएशन के लिए यूज़ होते हैं। इनलैंड नेविगेशन और फिश ब्रीडिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है, यानी मछली उत्पादन के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, चीज़ें निर्माण करने के लिए भी किया जाता है और बहुत जगह तो ये एज अ टूरिस्ट प्लेस भी यूज़ किए जाते हैं मेरे बच्चे। क्लियर? अब डिसएडवांटेजेस क्या है? क्या सारे फायदे हैं? नहीं बेटा, नुकसान भी है, तभी तो उनके खिलाफ आंदोलन भी चलते हैं। क्योंकि अगर आप किसी के बेनिफिट दे रहे हैं तो नुकसान तो अपने आप ही जाएंगे ना मेरे भाई। मेरे यहाँ चलो, जो डैमिंग है ऑफ रिवर्स, जो रिवर को आप अगर डैम कर दोगे, इसकी वजह से नेचुरल फ्लो अफेक्ट होता है। ठीक है, नेचुरल फ्लो अफेक्ट हो जाता है और सेडिमेंट का फ्लो भी रुक जाता है। सेडिमेंट्स का मतलब है जो नदी अपने साथ सेडिमेंट्स बहा के ला रही है, अगर उसका फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट हो गया तो एक ही जगह जमा हो जाएंगे, वो प्रॉपर तरीके से फैलेंगे नहीं। अगर वो फैलेंगे नहीं तो नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है एक्सेसिव सेडिमेंट एट द बॉटम ऑफ द रिजर्वायर। जो सेडिमेंट्स है वो बॉटम में, जो अभी हम बात कर रहे थे कि जो बॉटम होता है, ठीक है, वहाँ पर सेडिमेंट बहुत ज़्यादा जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो डैम है, ठीक है, वो दोबारा उसी लेवल पे आ जाएगा जिस लेवल पे पानी आ रहा है, यानी आप नदी और ज़्यादा ऊपर होकर बहेगी। ठीक है, लैक ऑफ सेडिमेंट रिजल्ट, जिसकी वजह से रॉकी स्ट्रीम बेड हो जाता है। ठीक है, पुअर हैबिटेट ऑफ द रिकर एक्वेटिक लाइफ, क्योंकि बेड बढ़ता जा रहा है, अब क्या है, प्लेस कम है, तो सीधी बात है कुछ मछलियाँ ऐसी होती है जो ऊपर की तरफ होती हैं, कुछ ज़्यादा डेप्थ में होती हैं, तो उनकी जो एक्वेटिक लाइफ है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, उनके पास कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, सांस लेकर मर जाएंगी वो, इसलिए हम रोकते हैं। जो रिजर्वायर सबमर्ज हो जाते हैं, एग्जिस्टिंग वेजिटेशन सॉइल लीडिंग टू इट्स डिकम्पोजिशन ओवर द टाइम। रिजर्वायर्स की वजह से जो फसलें हैं वो भी डूब जाती हैं, बर्बाद हो जाती हैं और किसी काम की नहीं रहती। फर्टिलिटी पावर जो सॉइल की है वो अफेक्ट होती है, क्योंकि पानी प्रॉपर नहीं मिल रहा, क्योंकि आपने पानी ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया है। अब आगे की ज़मीन को पानी नहीं मिल रहा, बाकी की जो ज़मीन है उस पर तो पानी है पानी, तो ना यहाँ खेती हो सकती, ना यहाँ पर खेती हो पाती, ये भी रीज़न है। इसकी वजह से लार्ज डिस्प्लेसमेंट होता है, क्योंकि आपको जब डैम बनाते हो तो उसके आसपास का इलाका जो एरिया है वो पूरा खाली कराना पड़ता है। अगर आपने खाली नहीं करा तो गलती से बाढ़ आ गई, कुछ भी भगवान न करे कोई हानि हो गई, तो पूरा का पूरा गाँव बह जाएगा। ठीक है, आपको जगह बनानी है, आपको डैम बनाना है, तो भी आपको खाली कराना है। ठीक है, उसके आगे का भी पीछे का भी, तो लोगों से कहा जाता है कि हम डिस्प्लेस कर रहे हैं आपको अच्छी जगह देंगे, खेती की ज़मीन देंगे, लेकिन ऐसा बहुत रेयर चांसेस के अंदर होता है कि उनको उसी टाइम कोई ज़मीन मिल जाए, खेती के लिए काम करना को ज़मीन दे दी जाए, ऐसा नहीं होता। तो ये भी सबसे बड़ा रीज़न है कि लोग डैम नहीं बनने देते हैं। वो कहते हैं हम प्रवासी बन जाएंगे, हम यहाँ से डिस्प्लेस होंगे और हमारे को कोई फ़ायदा नहीं होगा, लोग हमें या फिर कोई भी गवर्नमेंट हमें बेनिफिट नहीं देगी मेरे बच्चे। क्लियर? जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा नदी पर बांध बन रहा था, जिसको ये कहा गया कि भैया नहीं बनेगा बांध। नर्मदा बचाओ आंदोलन और सेव नर्मदा मूवमेंट ने एक एनजीओ ने स्टैब्लिश किया, मोबिलाइज किया था ट्राइबल पीपल को, फार्मर्स को, एनवायरमेंट को, ह्यूमन राइट्स को, कि भैया आओ गुजरात में जो नर्मदा नदी पर जो डैम बन रहा है उसको रोको, नहीं बनने देंगे, हम नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे, लेकिन बना था। क्यों? ठीक है, जो मूवमेंट है ये फोकस कर रहा था एनवायरमेंटल इशू, जो रिजल्ट थे कि सबमर्ज ऑफ ट्रीज की पेड़ डूब जाएंगे पानी डैम वाटर से। रिसेंटली इट्स एम हैज़ बीन टू बी एनेबल टू डिस्प्लेस पुअर पीपल टू गेट फुल रिहेबिलिटेशन फैसिलिटीज फॉर द गवर्नमेंट। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि जो भैया लोग जो वहाँ से डिस्प्लेस हुए हैं उनको इस्टेब्लिशमेंट दो, उनको आपने इस्टेब्लिश नहीं किया, मतलब इनके सोच विचार बदल रहे हैं। ठीक है, कुछ होते हैं ना एनवायरमेंटलिस्ट,
ठीक है, बिना दीन दुनिया के। चलिए, जैसे एक है हमारे पास सरदार सरोवर डैम। सरदार सरोवर है जो नर्मदा नदी पे बना है गुजरात के अंदर। ये एक लार्जेस्ट वाटर रिसोर्स प्रोजेक्ट है इंडिया के अंदर, जो 4 स्टेट को कवर कर रहा है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान को। जो सरदार सरोवर प्रोजेक्ट है ये मीट कर रहा है रिक्वायरमेंट वाटर इन ड्रॉट प्रोन एरिया। गुजरात से लेकर बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पर आपके सूखाग्रस्त इलाके हैं, उनकी पानी की कमी ये पूरा कर रहा है। जैसे अगर हम बात करते हैं गुजरात 9490 विलेजेस एंड 173 टाउन्स, 173 टाउन्स के अंदर राजस्थान के 124 गांव को ये पानी प्रोवाइड करा रहा है। तो कितना बड़ा प्रोजेक्ट है। देखो जैसे ये गेट्स है ना, ये रहे गेट्स, ये रहे ये मेन गेट्स हैं कि यहाँ से पानी निकलता जाए। नीचे के गेट्स होंगे, ये देखो अलग अलग गेट्स हैं जहाँ से पानी को बाहर निकाला जाता है। मेरे बच्चे क्लियर। पानी की वजह से जो लड़ाइयाँ हैं वो इंटर स्टेट भी हमारे पास, जैसे हमारे पास है जो कृष्णा गोदावरी डिस्प्यूट है। ये ऑब्जेक्शन है जो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने उठाया। ये किसके रिगार्डिंग है कि जो डाइवर्सन है मोर वाटर एट कोयना बाय द महाराष्ट्र गवर्नमेंट फॉर अ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, कि भैया जो डाइवर्स किया गया था कोयना का जो पानी महाराष्ट्र गवर्नमेंट का मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के द्वारा, दिस विल रिड्यूस डाउन स्ट्रीम फ्लो इन देयर स्टेट, किसकी वजह से भैया हमारे पास पानी नहीं आ पाएगा। तो इसलिए भैया इस पानी की जो धारा है उसको तरीके से मोड़ दो क्योंकि हमें भी पानी मिल पाए। सब जान पा रहे हैं, ठीक है, कर्नाटक और ठीक है आंध्र प्रदेश के बीच में। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चा। अब आता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, कैसे पानी को बचाएं। डैम से बचा लिया, अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी तो होती है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती है। जैसे ट्रेडिशनल मेथड है रेन वाटर हार्वेस्टिंग के जो माउंटेन एरियाज में है, जैसे हिमाचल प्रदेश में सब गुल और कुल कहा जाता है, जो डाइवर्स करते हैं चैनल्स को ओवरबिल्ड फॉर एग्रीकल्चर, जो खेती के लिए पानी यूज़ किया जाता है। रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती है जो कॉमनली प्रैक्टिस की जाती है, जहाँ पर राजस्थान के अंदर जो आपका छत का जो पानी, जो बारिश का पानी है, छतों से बचा लिया जाता है और पानी को रिचार्ज कर दिया जाता है। जैसे इंडोनेशियन चैनल्स है इरीगेशन के लिए जो डेवलप किए गए फ्लड प्लेन्स वेस्ट बंगाल के अंदर, कि भैया बंगाल के अंदर भी पानी तरीके से इस्तेमाल किया जा सके, तो उन्होंने चैनल्स बनाने स्टार्ट कर दिए, कैनाल सिस्टम बनाने स्टार्ट कर दिए। एरिड सेमी एरिड रीजन जो आप जानते हैं, जो राजस्थान के अंदर सेमी एरिड रीजन है, जहाँ पर अर्धशुष्क क्षेत्र है, जहाँ पे सूखा बहुत ज़्यादा पड़ता है, ठीक है, वहाँ पे खादिन्स बनाए गए, ठीक है, जैसलमेर के अंदर, ठीक है, जोहड़ भी बनाए गए बहुत जगह पर, ठीक है। ये क्या होता है, जोहड़ हो गया, टांका हो गया, ये खादिन्स यहाँ पर पानी को स्टोर किया जाता है, पानी को किया जाता है स्टोर। जैसे अगर हम देखें एक हाउस होल्ड के अंदर पहलौदी बनाई जाती है, एक टैंक होता है जो 6.1 मीटर गहरा होता है, 4.27 मीटर लंबा होता है, 2.44 मीटर चौड़ा होता है। ये इतना चौड़ा टैंक होता है कि इसके अंदर पानी को रखा जाता है, ठीक, कंजर्व किया जाता है, और जब नीड होती है तब पानी को यूज़ किया जाता है। यानी बारिश के अंदर पानी रख लो और जब नीड हो तब पानी यूज़ कर लो। क्लियर। जैसे सेमी एरिड रीजन है राजस्थान के अंदर, पर्टिकुलरली खासकर बीकानेर के अंदर, ठीक है, पहलौदी में और बाड़मेर के अंदर, जैसे आप देख सकते हैं ना दिस टाइप, ठीक है, यहाँ पर पानी जमा हो गया, पानी यूज़ होता रहेगा धीरे धीरे, ठीक है। टांकास घर के अंदर बनाए जाते हैं ताकि वो पीने का पानी ऑब्जर्व कर सके। दे वर अ पार्ट ऑफ द वेल डेवलप्ड रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, एक पार्ट है रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का। जैसे जो छत का जो पानी है, ठीक है, छत से इन्होंने पाइप्स निकाल रखे, देखो ये जो पाइप है ना नीला वाला, ये जो आ रहा है, छत का पानी आया, यहाँ से आया, ठीक है, यहाँ से होते हुए इस टैंक के अंदर, जैसे इस टैंक में पानी जाएगा, पानी स्टोर होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर। रेन वाटर, ये जो पलार पानी कहते हैं इसको सबसे प्योरेस्ट फॉर्म कहा जाता है पानी की, नेचुरल फॉर्म में। बहुत सारे जो घर हैं वो कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं अंडरग्राउंड रूम्स के अंदर, यानी बहुत घरों के तो अंडरग्राउंड रूम में बना लिए जाते हैं ताकि जो टाँका है वो गर्मियों के अंदर ठंडा कमरा रहे, ठीक है, कमरा ठंडा रहे, पानी भी मिल जाए हमें पीने को, और मस्त एकदम चिल एसी वाली हवा भी आती रहे। क्योंकि राजस्थान का एक ऐसा इलाके हैं कुछ जहाँ पर 50 डिग्री तक टेम्परेचर पहुँच जाता है, तो उनको ऐसी जगह बहुत ज़्यादा चाहिए जहाँ पर वो आसानी से रह सके और नेचुरल फ्लो के अंदर हो सके। कि देखो नेचुरली अगर आप कोल्ड सिस्टम में रहोगे तो अच्छा है, आप एसी चला दोगे तो गर्मी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्यों, आपने एसी लगा लिया, अब उसकी हीट भी तो कहीं जाएगी, तो हीट से जो 50 डिग्री टेम्परेचर राजस्थान में पड़ रहा है वो 60 डिग्री पहुँच सकता है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। इसलिए वो टाँके के एक रूम के अंदर आते हैं जहाँ पर टाँका है, वो नीचे बना लेते हैं बेसमेंट में, ताकि ये कमरा जो है ठंडा रहे और वहीं पर सारे लेट मारते हैं, मतलब सो जाते हैं। ठीक है। जैसे तमिलनाडु है, तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर अगर आप रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं करोगे, छतों से पानी अगर बचाओगे नहीं, तो बेटा आपके ऊपर लीगल एक्शन लिया जाएगा, आपके ऊपर लगा दिया जाएगा क्या, दंड, आपसे लिया जाएगा फाइन, क्या लगाया जाएगा, फाइन, डिफॉल्टर घोषित कर दिए जाओगे। ठीक है,
इसके अलावा हमारे पास है बम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, जो मेघालय के अंदर जो 200 साल पुराना सिस्टम है। जो टैपिंग स्ट्रीम है, स्प्रिंग वाटर जो बम्बू के पाइप से लिया जाता है, 18 से 20 लीटर का जो पानी है बम्बू पाइप्स में आ जाता है, इससे ट्रांसपोर्ट किया जाता है। बहुत सारे अलग अलग मीटर पे पाइप लगे होते हैं, आधे कटे हुए, जैसे इस तरीके से पाइप लगे हुए हैं, ठीक है, इस तरीके से पाइप लगे होंगे। इन पाइप से होता हुआ, बम्बू पाइप से होता हुआ पानी एक जगह से दूसरी जगह जा रहा होता है, ठीक है। यहाँ से ट्रैवल करता हुआ पानी जाता है। ये पूरा ऐसे ही है जैसे आप इस चीज़ को समझ लो, जैसे आपने वो देखा ना रोलर कोस्टर राइड, सेम पानी की रोलर कोस्टर राइड होती है। इधर से पानी ऐसे जाता है, सुना गई बात, सही है। ये ट्रांसपोर्ट करता है हंड्रेड्स ऑफ मीटर्स, तो कई सैकड़ों मीटर तक, और फाइनली रिड्यूस करता है 20 से 80 ड्रॉप्स पर मिनट एट द साइड ऑफ देयर प्लांट। और 20 से 80 जो ड्रॉप है पर मिनट के हिसाब से अपने पौधों को पानी दे रहा है। मस्त खेती चल रही है। तो क्लास यहाँ पर आपका चैप्टर का थ्योरी पार्ट खत्म होता है। चलिए क्लास अब स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चन एंड आंसर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर करते हैं, और आपका ये चैप्टर धुआंधार तरीके से हो जाएगा खत्म, ठीक है। आप क्या सिर्फ ऐसे ही यही चैप्टर नहीं बेटा, आपके मैक्सिमम चैप्टर के वन शॉट आ चुके हैं, तो ज़रूर देखो। आई के बटन पे क्लिक कर दो, मिल जाएंगे आपको सारी चीज़ें। असेशन रीजन भी तैयार है, एमसीक्यू सब कुछ अपलोड हो चुका है, बस जाओ देखो, मौज मारो, पेपर दे के और धमाल मचा दो। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के बाद, व्हाट इज वाटर स्कार्सिटी, पानी की कमी क्या है, ठीक है। राइट द मेन रीजन ऑफ द वाटर स्कार्सिटी, इसका रीजन बताने, ठीक है। वाटर स्कार्सिटी मे बी एन आउटकम ऑफ लार्ज ग्रोइंग पॉपुलेशन इन इंडिया, एनालाइज द स्टेटमेंट। भारत के अंदर जो पानी की कमी है वो उसकी बढ़ती हुई पॉपुलेशन का भी एक कारण हो सकती है, ये बताना। ईच देखो आप सभी जानते हैं पानी की कमी क्या है। वाटर स्कार्सिटी का मतलब है पानी की शॉर्टेज होना। ये यूजुअली एसोसिएट करता है एक ऐसे रीजन्स के अंदर जहाँ पर पानी कम आता है, यानी रेनफॉल कम है, ड्रॉट प्रोन एरिया है, सूखाग्रस्त है, और मैनी अदर रीजन्स हो सकते हैं, बहुत सारे रीजन्स होते हैं जिसकी वजह से पानी की कमी होती है। जैसे एक लार्ज ग्रोइंग पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से जो डोमेस्टिक यूज़ है उसके अंदर भी पानी बढ़ जाता है, ठीक है। और प्रोडक्शन ऑफ फूड भी बढ़ जाता है, जो उसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर हमें पानी की बहुत ज़्यादा नीड बढ़ जाती है। और खासकर कब बढ़ती है, जब ड्राई सीजन आता है, यानी जब मई जून का सीजन आता है, तो हमें पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है मेरे बच्चे। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है मोर वाटर रिक्वायर्ड, बहुत ज़्यादा पानी चाहिए इरिगेशन पर्पज़ के लिए। अगर आप HYV सीड यूज़ कर रहे हैं, मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, तो आपको इरिगेशन सिस्टम के अंदर बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है। नेक्स्ट है देयर इज ग्रेटर डिमांड, यहाँ पे बहुत ग्रेटर डिमांड है, जैसे जैसे शहरीकरण हो रहा है, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है। आप जानते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन या फिर किसी भी जगह पर आपको अगर शहरीकरण हो रहा है या इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, तो आपको पानी की सबसे ज़्यादा नीड है। क्यों? शहर हो रहा है, शहर बन रहा है, शहरों के अंदर तो भाई जैसे पॉपुलेशन आएगी तो मकान बनने के लिए पानी चाहिए, ठीक है। बाकी चीज़ों के लिए आपके डोमेस्टिक यूज़ के लिए पानी चाहिए, क्योंकि लोग बढ़ते जा रहे हैं। दूसरा, कोई भी इंडस्ट्री हो, बहुत सारी इंडस्ट्री में पानी क्या है, रॉ मटेरियल के तौर पे यूज़ होता है, बहुत में सब्स्टिट्यूट के तौर पे यूज़ होता है, और बहुत में अदर तौर पे यूज़ होता है, कूलेंट के तौर पे यूज़ होता है, यानी जो हमारी मशीनों को कूल भी रखा जा सके। जैसे आयरन इंडस्ट्री के अंदर भी पानी का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, तो आपके इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर पानी यूज़ हो रहा है, जिसकी वजह से उसकी कमी बढ़ रही है, ठीक है। अनइक्वल एक्सेस है भैया, बहुत सारे जगहों पे तो बाढ़ आती है और बहुत जगह पे सूखा पड़ता है, ये भी रीज़न है। जो क्वालिटी ऑफ वाटर है वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। क्यों? पॉल्यूशन इतना बढ़ रहा है, जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल वेस्ट है, केमिकल फर्टिलाइजर है, पेस्टिसाइड्स है जो एग्रीकल्चर में यूज़ हो रहे हैं, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो डायरेक्ट ही बिना किसी ट्रीटमेंट के पानी को कहाँ डाल दिया जाता है, नदी नालों में डाल दिया जाता है, जिसकी वजह से पानी खराब हो रहा है। गलती हमारी है क्योंकि हम ऐसा कर रहे हैं। नेक्स्ट, एक्सेसिव यूज़, पानी का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, जितनी आपको नीड है उससे ज़्यादा आप यूज़ कर रहे हैं, और ख़ासकर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को बनाने के लिए। तो इतना पानी जितना हमें ज़रूरत नहीं है उससे ज़्यादा यूज़ करें, यानी लालच, ग्रीड, ये भी इसका एक रीज़न है। नेक्स्ट है ओवर एक्सप्लॉयटेशन, अर्बन एरियाज, शहरों के अंदर तो आप पानी निकालते रहो, निकालते रहो, जब तक मज़ा आ रहा है तब तक निकालो, और जहाँ एक दिन पानी ना आए तो उस दिन फैल जाओगे। तो इसलिए दिल्ली जैसे शहरों के अंदर ये बंद कर दिया गया है कि आप बोरिंग नहीं करा सकते, यानी आप ग्राउंड वाटर का यूज़ नहीं कर सकते। यू कांट यूज़ ग्राउंड वाटर बच्चा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नीड ऑफ फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्स। ठीक है, आपको पानी को कंजर्वेशन की ज़रूरत क्या है? ठीक है, ठीक है, पानी को बचाना है, क्योंकि हमें जीवन जीना है। ठीक है, यहाँ पे राइमिंग नहीं बन पाई, लेकिन राइमिंग थोड़ी बना दी हमें, तो आंसर समझना भाई। ठीक है, वाटर रिसोर्स को बचाना नीड है हमारी, नहीं तो हमारी नेक्स्ट जनरेशन पानी नहीं देख पाएगी। नेक्स्ट जनरेशन छोड़ो,
ये भी हो सकता है कि जो नेक्स्ट वॉर है वो पानी के लिए हो जाए, पानी के लिए, जैसे तेल के लिए युद्ध होता है वैसे पानी के लिए। नीड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर सोर्स, क्योंकि हमारी जो डेली लाइफ है, ठीक है, क्योंकि हमारी जो वाटर रिसोर्स है वो लिमिटेड है और हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, और ये अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, अलग तरीके से बटा हुआ है। सेकंड है, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं स्पेशली खासकर शहरों के अंदर है, अर्बन एरियाज में, जो पॉल्यूट और अनस्टेबल है, अनसूटेबल है ड्रिंकिंग के लिए और दूसरे पर्पजेज़ के लिए, यानी भैया पीने के लिए किसी काम के नहीं है, ठीक है। हम उसके अंदर इतना आप जानते हैं केमिकल डाल देते हैं कि वो हमारे किसी काम का नहीं रहता। नेक्स्ट है टू सेव गार्ड अवर सेल्फ फ्रॉम द हेल्थ हजार्ड्स, हमें बीमारियों से बचाने के लिए हमें पानी की आवश्यकता है। आप जानते हैं अगर आपको कोई भी स्टमक डिजीज़ होती है तो आप मैक्सिमम ये जानते हैं कि वो मैक्सिमम कौन सी है, वाटर बॉर्न डिजीज़ है, और उसका इलाज ही पानी है, उसका इलाज भी क्या है, पानी ही है। अगर पानी खराब है तो ज़िंदगी खराब है, पानी अच्छा है तो ज़िंदगी अच्छी है। नेक्स्ट है वी नीड टू कंजर्व वाटर फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ अवर लाइवलीहुड्स, अगर हमें जीवन जीना है तो हमें पानी की आवश्यकता है। एंड टू प्रिवेंट कि हमारा जो नेचुरल इकोसिस्टम है वो ख़त्म ना हो जाए, ठीक है। पानी एक बेसिक स्ट्रक्चर है, सभी के लिए बेसिक नीड है, चाहे जानवर हो चाहे इंसान हो, कोई भी हो, हम सब के लिए पानी ज़रूरी है, ताकि हमारे पास फूड सिक्योरिटी बने रहे, कंटिन्यूएशन रहे, हमारा जीवन चलता रहे सुख शांति से। फॉर प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ ऑफ द नेशन, ताकि जो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ है वो नेशन की चलती रहे। पानी की वजह से ही आप पूरे देश को संभाल पा रहे हैं। जिस देश में पानी की कमी है वो देश वैसे भी बहुत कम डेवलप कर पाता है। आप कहेंगे सर सऊदी बताओ, दुबई बताओ, उसमें पानी, मैं वैसे नहीं कह रहा हूँ। अगर आपके पास सऊदी का एग्जाम्पल है तो मेरे पास अफ्रीकन कंट्रीज़ के एग्जाम्पल है बहुत सारे, यहाँ पर पानी की कमी से वो देश आज तक आगे नहीं बढ़ पाया। क्यों? वहाँ पर बाकी सारे रिसोर्सेज की कमी थी ना, इसलिए सऊदी या फिर जो हमारे आपके जो रीजन्स हैं, ठीक है, सऊदी हो गया, कतर हो गया, ईरान हो गया, इराक हो गया, जो मिडिल ईस्टर्न पार्ट है बेसिकली हमारे, यहाँ पर आपको मिलता है ऑयल, पेट्रोलियम, जिसकी वजह से ये आगे जीत जाते हैं, जिसकी वजह से पैसा आता है और पानी खरीद लेते हैं। यही रीजन है और कोई रीजन नहीं। टू प्रिवेंट डिग्रेडेशन, कि हमारा जो नेचुरल इकोसिस्टम है वो बिल्कुल डिग्रेड ना होने पाए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स एंड डैम हैव बीन द कॉज ऑफ मैनी न्यू सोशल मूवमेंट्स, नेम टू सच सोशल मूवमेंट्स एंड राइट द अंडरलाइंग कॉजेज ऑफ दीज मूवमेंट्स। कि भैया जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है उन्होंने बहुत सारे आंदोलनों को जन्म दिया। कुछ आंदोलन के बारे में बताना। आप जानते हैं जो आंदोलन थे वो इसलिए किए गए ताकि इनको रोका जा सके, क्योंकि इनके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा है। तो भारत देश में तो कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते ही नहीं कुछ अच्छा, वो चाहते नहीं, उनके दिल में अरे ऐसे कैसे, इंडिया में अच्छा क्यों, इंडिया में क्यों अच्छा होना चाहिए, वो वाली सिचुएशन क्रिएट करते हैं कुछ लोग, ठीक है। चलिए, जैसे रेजिस्टेंस थे हमारे पास दो, एक है नर्मदा बचाओ आंदोलन, एक था टेहरी डैम आंदोलन, जो टेहरी गढ़वाल के अंदर बनाया गया। मेजर कंसर्न थे कि भैया कि इन्वायरमेंटल ख़राब हो जाएगा, इन्वायरमेंट को हमें बचाना है। दूसरा कि अगर हम डिस्प्लेस हो गए लोगों को तो लोगों को ज़मीन नहीं मिल पाएगी। ये मैं मानता हूँ ये है मेजर कंसर्न। मेजर कंसर्न ये है कि गवर्नमेंट को पहले जिन लोगों को आप डिस्प्लेस कर रहे हो उनको पहले प्रॉपर प्लेस दिया जाना चाहिए, उनको प्रॉपर इस्टेब्लिश किया जाना चाहिए, तब जाके आप उनकी ज़मीन लो। ऐसा नहीं पहले ज़मीन ले ली, अरे कर देंगे, अरे नहीं कर पाओगे तुम। क्यों? अरे 5 साल बाद तुम्हारी सरकार बदल गई, फिर लटके रह जाएंगे, क्यों? है नहीं कुछ। तो ये पहले हाँ लोगों को इस्टेब्लिश करो, उसके बाद करो गुणगान, ठीक है, सुन रही बात। तो लोकल पीपल हैव टू गिव अप देयर लैंड एंड लाइवलीहुड, उनको अपनी ज़मीन भी देनी पड़ी और उनकी आजीविका भी उनसे छीनी गई। जो लोकल पीपल है उनको कोई बेनिफिट नहीं हुआ इस प्रोजेक्ट से, और ये डिप्राइव हो गए लोकल रिसोर्सेज थे जो उनको कंट्रोल में थे। क्यों? आपने डैम बनाया, आपने उनको उनके मेन प्लेस से हटा दिया, उनको उनके जो मेन लाइवलीहुड का जो प्लेस था उससे हटा दिया। अब वो उनको ऊपर जो भी रिसोर्स थे, जैसे जंगल में जाके वो खाना या फिर अपने फ्यूल वुड लेके आते थे, अब वो क्या हो गए, जो डिपेंडेंसी थी जो फॉरेस्ट पे थी या जो उस इलाके में थी, अब उनको कहीं और दिखानी पड़ेगी। और आपने ऐसी जगह तो उन्हें दी नहीं है जहाँ पर वो डिपेंडेंसी स्टैब्लिश कर पाएँ। तो उनसे आपने सिर्फ उनका जीवन नहीं छीना, उनका मतलब उनका घर नहीं छीना, उनका सब कुछ छीन लिया आप। तो ये पहले उनको घर बना के दीजिए, पहले उनको प्लेस करिए, फिर जाके डिस्प्लेसमेंट की बात कीजिए। समझ में आ रही है बात? ध्यान रखिएगा, ठीक है। लोग मैनी सेटलमेंट्स एंड एग्रीकल्चरल लैंड्स आर सबमर्ज्ड अंडर वाटर, बहुत सारे सेटलमेंट्स, बहुत सारे घर, खेती पानी के अंदर डूब गए। क्योंकि बहुत बार ऐसा भी देखा गया है, बना दिया डैम, ठीक है, लोगों ने ज़मीन दे दी, खुश हो गए कि भाई चलो पानी मिल जाएगा, ठीक है,
लेकिन पता चलता है जिस दिन बाढ़ आई सायरन नहीं सुन पाए तो पूरा का पूरा गांव बह गया पानी के अंदर। ऐसे भी रीजन सुनने को मिले हैं, तो ये भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है रिहेबिलिटेशन ऑफ द डिस्प्लेस्ड पर्सन इज नाउ द प्राइम कंसर्न ऑफ दीज मूवमेंट्स। सबसे पहली मूवमेंट्स की प्राइम कंसर्न होना चाहिए, पहले आप लोगों को जगह दें, इनको वेल स्टैब्लिश कर दें, उसके बाद आप जो करना है आप करते रहिए। क्लियर, ये है मेन कंसर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हाट वर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड इन एंशिएंट इंडिया। कौन कौन से हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर पुराने ज़माने में बनाए गए थे, उनके बारे में बताना। आप जानते हैं हम इतिहास से ही हैं, हमारा पूर्वज एकदम राजा महाराजा समझदार थे बेटा हमारे पूर्वज, ठीक है, एक से बढ़कर एक, चोल चेर पांड्या, ठीक है, से लेकर आप कोई सा भी, कोई सा, ठीक है, आप सब एकदम समझदार लोग थे, ठीक है, इन्वेडर्स की तरह थोड़ी थे हम। डैम्स बनाए गए थे जो स्टोन रोवल था उससे। एग्जाम्पल अगर चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे देखें, जो डैम्स थे, लेक से इरिगेशन सिस्टम, वो बहुत ज़्यादा बनाया गया चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम। मौर्य एम्पायर बताइए। रिजर्वायर्स बनाया गया, जैसे लेक्स, भोपाल लेक बनाई गई 11वीं शताब्दी के अंदर, जो सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक थी, ठीक है। एम्बैंकमेंट्स बनाए गए कैनल्स और इरिगेशन सिस्टम के अंदर। सोफिस्टिकेटेड इरिगेशन जो था, जो कलिंग उड़ीसा में बनाया गया, कोल्हापुर महाराष्ट्र में बनाया गया, ठीक है, नागाकुंज कोंडा जो आंध्र प्रदेश में बनाया गया। यानी उस टाइम के राजाओं ने भी इतनी सारी चीज़ें बना के आपको दे दी। अरे लो यार, तुमको पता था पानी की नीड क्या है, पानी क्या है। क्लियर, बहुत सारे टैंक्स बनाए गए जहाँ पे पानी स्टोर किया जा सके, जैसे हौज खास जो दिल्ली के अंदर है 14वीं सेंचुरी के अंदर बनाया गया, श्री फोर्ट बनाया गया, ठीक है, जो बावियाँ बनवाई गई, ठीक है, ये सारे क्या थे, ताकि यहाँ पर पानी को जमा किया जा सके, ठीक है। पानी एक ऐसी चीज़ है जो जिसने नहीं देखी, उसको अगर पानी दिखा दो तो भैया इसको बचाओ, जैसे आप इसको सेव कर सकते हो करो, क्योंकि हमने देखा है कि अगर इसके ना होने से क्या कलेश होता है। क्लियर, तो क्लास यहाँ पर एंड होता है आपका इस चैप्टर का वन शॉट। ऐसा नहीं है सिर्फ इस चैप्टर का वन शॉट है भाई, सारे चैप्टर के वन शॉट आपके आ चुके हैं। बस आई के बटन पर क्लिक करो, आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। एमसीक्यू भी तैयार है, असर्शन रीजन भी तैयार है। तो भैया देर किस बात की है, सारे वन शॉट देखो, सारे क्वेश्चन आंसर देखो और अपनी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग कर लो। तो क्लास चलिए क्लास मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ओके टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू गाइज, और सारे वन शॉट देखना ना भूलें।